बाप बेटी की दिल को छू लेने वाली कहानी। मेरी नाम सपना है। मेरी शादी को 4 महीने गुजर चुके थे। मेरे ससुराल में काम काज करने वाले कोई भी नहीं था। काफी बड़ा घर था। इतने बड़े घर की मुझे अकेले ही सफाई करनी होती थी, ऊपर से खाना भी बनाना होता था। कभी कभी मेरे पति को मुझ पर तरस आ जाता तो मुझे बाजार से खाना लाकर दे दिया करते थे। लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि बाजार का खाना नुकसान होता है और मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक था। मैं नए नए टाइप के डिशेस बनाती थी। तो थी, लेकिन ससुराल में इतना ज्यादा काम था कि खाना बनाते टाइम पर मैं थक जाती थी, क्योंकि आधे से ज्यादा तो दिन मुझे घर की साफ सफाई करने में गुजर जाता था। मेरे पति का घर बहुत अच्छा था। इस घर में लगभग 6 कमरे बने हुए थे। 2 कमरे में तो ताला लगा हुआ था। मैंने कई बार अपने पति से कहा भी था कि घर में कोई किराएदार रख लेते हैं, इस तरह से घर का कुछ काम भी बढ़ जाएगा और मेरे साथ घर में रहने वाले लोग भी आ जाएंगे, और तो और हमें हर महीने किराए के पैसे भी मिलेंगे। लेकिन मेरे पति ने कहा, मुझे आजकल किसी पर भरोसा नहीं है, मैं इस तरह किसी के किराएदार पर नहीं रख सकता, क्योंकि मैं ज्यादातर घर से बाहर रहता हूँ और तुम सारा दिन घर में अकेली रहती हो। मुझे क्या पता कि घर में क्या होता है और क्या नहीं होता है। मैं किसी भी तरह खतरा मोल नहीं ले सकता। मेरे पति की बात भी सही थी कि आज के दौर में हम किसी पर इतनी आसानी से भरोसा भी तो नहीं कर सकते। वो मेरी ही तो भलाई के लिए सब कुछ कह रहे थे। मैं बहुत खुशनसीब थी कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला। मेरे पति का नाम विनय था। विनय मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। हमारी शादी उनकी बहन के अपनी मर्जी के मुताबिक करवाई थी। उनकी बहन ने मुझे एक शादी में देखा था और वहाँ पर उन्होंने मुझे पसंद कर लिया था। उन्होंने फैसला किया था कि वह मुझे अपनी भाभी बनाकर ही रहेंगी। इसी तरह से वह अगले ही दिन मेरे घर पर अपने भाई के लिए मेरा रिश्ता लेने के लिए आ गई थी। विनय में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। उनका घर भी बहुत बड़ा था। वह दिखने में भी काफी स्मार्ट थे, इसलिए मेरे माता पिता मेरी शादी यहाँ पर कर देने का फैसला कर लिया। फिर मुझे गुड न्यूज मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। इन दिनों में मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। मैं अपना चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास गई। वहाँ पर अभी मेरा नंबर नहीं आया था। मैंने नंबर का आने का इंतजार कर रही थी। मैं माँ बनने वाली थी और अभी मेरा तीसरा महीना चल रहा था। मेरी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं चल रही थी, क्योंकि घर के कामों की वजह से मैं हमेशा थकान महसूस करती थी और प्रेगनेंसी के दौरान मुझे आराम नहीं मिल पा रहा था। मुझे ज्यादा देर तक तो बैठा नहीं जा रहा था और ज्यादा देर तक खड़ी भी नहीं हुआ जाता था। मुझे हॉस्पिटल में बैठे हुए काफी देर हो गई थी। मैं थोड़ी टहलने के लिए गई तो चलते चलते जब मैं काउंटर तक पहुंची तो सोचा कि यहाँ पर अपने नंबर के बारे में पूछ लेती हूँ कि मेरा नंबर कितनी देर में आएगा। मगर मुझसे पहले वहाँ पर खड़ी एक औरत अपने नंबर के बारे में पूछ रही थी। मैंने अपने बारे में पूछा तो काउंटर पर बैठे हुए लड़के ने बताया कि आपका नंबर 4 लोगों के बाद आएगा। मैं वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई। जब तक मुझसे पहले वहाँ पर अपनी बारी आने के बारे में पूछ रही थी, फिर वो मेरे बराबर में आकर बैठ गई और रोने लगी। मुझसे उस बेचारी का रोना नहीं देखा जा रहा था। फिर मैंने पूछा, आंटी आप क्यों परेशान हैं, आप क्यों रो रही हो? वो औरत कहने लगी कि यहाँ पर अपनी छोटी बेटी को दिखाने के लिए लाई हूँ। मेरी बेटी माँ बनने वाली है। मेरी बेटी की शादी एक लापरवाह इंसान के साथ हो गई। उसने मेरी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और मेरी बेटी को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। मेरी बेटी कहती है कि उसने उसके साथ शादी की है, लेकिन वह बुरे वक्त में अब उसे अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए। पर वह है कि मेरी बेटी को कभी कभी मिलने आता है और उसे कभी कभी पैसे दे जाता है। आजकल के तो 1000 खर्चे होते हैं। अब जब से उसे पता चला है कि मेरी बेटी माँ बनने वाली है, तब से उसने अपनी पत्नी से मिलने के लिए आया भी नहीं है। मेरी बेटी ने अपनी भाव खुद ही फोड़ लिए थे, उस इंसान के साथ चोरी छुपी शादी करके। मेरी बेटी की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। उसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती रहती है, क्योंकि वह प्रेग्नेंट है और उसे इलाज की जरूरत है। क्या बताऊं बेटी, मेरा दिल तो माँ का है ना। माँ तो माँ होती है। माँ तो कुछ भी करके अपनी औलाद का भला ही करना चाहती है। मैं गरीब औरत हूँ, मेरे पास खाने की कुछ भी नहीं है। एक बेटा है और एक बहू है। बेटा मेहनत करके काम करता है, फिर भी उसे कम पैसे मिलते हैं, जिसमें हम लोगों का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता है। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ किसी से उधार पैसे लेकर अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए लेकर आई हूँ। बस यही सोच रही हूँ कि अगर डॉक्टर ने महंगी दवाई लिख दी तो मैं अपनी बेटी का इलाज कैसे करा पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। मैंने उनको तसल्ली दी और कहा कि आप फिक्र मत करो। मैंने उन्हें अपने पर्स से निकालकर 25,000 रुपए दे दिए और कहा भी कि अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं, अगर ज्यादा पैसे होते तो मैं आपको दे देती। आप अपनी बेटी का इलाज करो। मुझे अफसोस हो रहा था आंटी की बेटी पर। मैंने उनकी बेटी को देखा तो नहीं था। वो लंबा सा घूंघट किए बैठी हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझ जैसी औरत को कोई नौकरी भी
नहीं दे रहा। मैं चाहती हूँ कि लोगों के घरों में नौकरी कर सकूँ ताकि घर में कुछ पैसे आ सके और हम लोगों की मदद हो सके। लेकिन मुझे जैसी बूढ़ी औरत देखकर लोग कहते हैं कि ये तो हमारे घर का भी काम ढंग से नहीं कर पाएगी। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, भगवान तुम्हें हर खुशी, तुम्हें आज ये पैसे देकर मुझ पर बहुत बड़ी एहसान किया है। मैंने कहा, आंटी जी क्या आपको काम की जरूरत है? वो बोली, हाँ मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ना तो मैं अपने बहू को कहीं पर काम करने के लिए भेज सकती हूँ या फिर ना ही अपनी बेटी, क्योंकि मेरा बेटा तो ऑलरेडी पहले से ही नौकरी पर जाता है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूँ। मैं एक विधवा औरत हूँ। अगर मेरा पति जिंदा होता तो आज मुझे इतनी बड़ी परेशानी भरे दिन नहीं देखने पड़ते। मुझे उन आंटी पर बहुत ही अफसोस हुआ था। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों न मैं उन्हें अपने घर पर काम पर रख लेती हूँ। इस तरह से उनकी मदद भी हो जाएगी और मेरा भी काम हो जाएगा। वैसे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझसे प्रेगनेंसी में ज्यादा तक काम भी हो नहीं पा रहे। मैंने उनसे कहा भी, आंटी क्या आप मेरे घर नौकरी कर सकती हो? दरअसल मैं इस शहर में नई आई हूँ और मेरे पति का पोस्टिंग दूसरे शहर में हुआ है। मैं घर पे अकेली रहती हूँ। मेरा घर बहुत बड़ा है और मेरे घर में बहुत सारे काम है, मुझे अकेली से नहीं हो पाते हैं। अगर आप मेरा साथ दे दिया करोगी तो मेरी हेल्प हो जाएगी। वो औरत मेरी बात सुनकर बहुत खुश हो गई और कहने लगी कि बेटी तुमने मुझ पर पहले ही मुलाकात में बहुत सारा एहसान कर दिया, शायद मैं तुम्हारा एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल सकूंगी। मैंने इस औरत को अपने एड्रेस और मोबाइल नंबर एक पर्चे पर लिखकर दे दिया था। तब तक मेरा नंबर भी आ गया था और मैं अपना चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के केबिन में भी चली गई थी। अगले दिन सुबह के 8 बजे के टाइम पर वो हमारे घर पहुंच चुकी थी। मैंने उनसे बहुत अच्छे तरीके से बात की थी और अपना पहले ही दिन मैंने उनको अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाई थी। वह मेरी आदत से बहुत खुश हो गई थी और बार बार मुझे आशीर्वाद दे रही थी। मैंने उनको घर का सारा काम काज समझा दिया था और खुद थोड़ा आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई थी। अचानक ही मेरी नींद आ गई थी और मैं लगभग 3 घंटे तक सोती रही थी। दोस्तों इस कहानी को पूरी सुना क्योंकि आगे की कहानी बहुत मजेदार होने वाली है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही कहानी सुनने के लिए। दोस्तों और भी कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाकर चेकआउट करके पूरी वीडियो देखना और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो दोस्तों आगे की कहानी में स्टार्ट करते हैं। मैं सारा काम समझाकर अपने कमरे में चली गई। मेरी आंख लगी, मैं लगभग 3 घंटे तक सोती रही। जब मेरी आंख खुली और मैं कमरे से बाहर आई तो देखकर हैरान रह गई कि आंटी तो घर के काम में बिजी थी। मैंने देखा कि उन्होंने मेरे पूरे घर को शीशे की तरह चमका दिया था और वह अपने कपड़े धो रही थी। वह औरत काम में काफी परफेक्ट थी। इतनी उम्र होने के बावजूद उन्होंने काफी फुर्ती और सफाई के साथ ही घर के काम अच्छी तरह से संभाल लिया था। मैं उनके काम से बहुत प्रसन्न हुई। मैंने उनसे कहा कि आंटी मुझे आपका काम बहुत पसंद आया, आपकी नौकरी पक्की, आपको ही अब मेरे घर का काम हर रोज करना पड़ेगा। वह मेरी बात से बहुत खुश हो गई थी। आज पहले ही दिन मैंने उनको खर्चा पानी के लिए 20,000 रुपया दे दिया और कहा था कि आप अपने लिए कुछ खाने पीने के लिए लेते जाइएगा। अगले दिन फिर से वह हमारे घर पे काम करने के लिए आ गई थी। उनके साथ एक जवान लड़की भी आई थी। उसने घूंघट कर रखा था। मैंने इस लड़की को पहचान रही थी क्योंकि यह वही लड़की थी जिसको कल मैंने अस्पताल में देखा था। यह तो आंटी की बेटी थी और यह हमारे घर पर ही आंटी के साथ आ गई थी। मैंने उनसे कहा कि आंटी ये आपकी बेटी है ना? आंटी ने बताया कि मेरी बेटी का नाम ममता है। बेटी अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैंने अपनी बेटी को यहाँ पर काम करने के लिए रख सकती हूँ। मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना जान नहीं है कि मैं इतना सारा काम कर पाऊँ। आपका घर तो बहुत बड़ा है और इस घर के बहुत सारे काम भी हैं। इसीलिए तुमको कोई ऐतराज ना हो तो मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले आया करूँगी। मुझे वाला कोई ऐतराज तो नहीं था, लेकिन उनकी बेटी प्रेग्नेंट थी पर आंटी ने बताया था कि उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। फिर वह उसे यहाँ पर काम करने के लिए क्यों लेकर आई थी? मैंने उनसे सवाल किया तो वो कहने लगे कि मेरी बेटी की तबीयत अब काफी बेहतर है और इसे अब बच्चा होने वाला है। इसे अपने बच्चे के बारे में भी तो सोचना होगा। यह थोड़ा बहुत काम काज कर लेगी तो इसके पास कुछ पैसे आ जाएंगे। आखिर माँ बनने के बाद बहुत सारे पैसे की काम होती है। इसीलिए इसने मुझसे यहाँ आने की जिद की थी तो मैंने इसको यहाँ पर लेकर आई हूँ और मैं भी अकेली आपके इतने बड़े घर का काम नहीं संभाल सकती। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, एक नहीं तो 2 लोग ही सही
सही, इससे तो मेरा फायदा ही है। मैंने कहा ठीक है, आप इनको रोज ले आया करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह आंटी के साथ हर रोज उनकी बेटी संजू हमारे घर पर आने लगी थी। मुझे उस बेचारी को देखकर बहुत तरस आया था। बेचारी का पति उसे कोई वैल्यू नहीं देता था। संजू हमेशा घूंघट किए रहती थी। मैंने एक दिन संजू के ऊपर हंसने लगी थी। मैंने उनसे कहा कि संजू तुम हमेशा घूंघट क्यों किए रहती हो, आखिर तुम किसी अपने आप को छुपाने की कोशिश करती हो मुझसे या अपनी माँ से। मेरी बात का जवाब संजू के बजाय उसकी माँ ने दिया था। वह जल्दी से मेरे करीब आकर कहने लगी, बेटी हमारी जात पात में लड़कियां और औरतें घूंघट निकाल कर रहती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब यह तो घर है, अब तो इसे घूंघट नहीं करनी चाहिए। जब यहाँ से जाएगी तो घूंघट कर लेगी। हमारे घर में तो कोई मर्द भी नहीं है जो इसे देख सके। आपको तो पता है कि मेरे पति एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं। वह मेरी बात सुनकर खामोश हो गई थी। उन्होंने मेरा कोई जवाब नहीं दिया था। मैंने एक बात नोटिस की थी कि आंटी आधे उम्र की होने के बावजूद भी हट्टी कट्टी थी और खूब फुर्ती के साथ सारे काम कर लिया करती थी, जबकि संजू मुरझाई हुई सी थी। वह काम भी इतने धीरे धीरे करती थी जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो। लेकिन वह बेचारी प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी में तो मुझसे भी कोई काम नहीं हो पा रहा था। बस यही सब सोचकर मैं उसको इग्नोर कर दिया करती थी। मैं सोचती थी कि बेचारी का भाग्य कैसा है, इसका पति इसे बिल्कुल नहीं समझता। और एक मेरा पति था जो मुझे हर रोज कॉल करके मेरी इतनी फिक्र करता था। मेरे पति इन दिनों बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। मैंने उनको कॉल करके बता दिया था कि मैंने अपने लिए नौकरानी बंदोबस्त कर लिया है। उन्हें मेरी बात सुनकर खुशी हुई थी और तसल्ली भी हुई थी कि कोई है जो मेरा ध्यान रखने वाला है। उन्होंने कहा भी था कि मैं चाह रहा हूँ कि अपनी बहन को भी घर पे बुला लो, लेकिन मैंने मना कर दिया था कि क्योंकि मेरी बहन के एग्जाम चल रहा था। मुझे आंटी और उनकी बेटी पर काफी भरोसा था। मैंने अपने पति को तसल्ली दे दी थी। दोस्तों इस कहानी को पूरा एंड तक सुना, क्योंकि आधा उधरी कहानी सुनोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ सीख भी नहीं मिलेगी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को पूरा सुना, कमेंट करके जरूर बताना कि आगे आपको कौन सी कहानी लेकर आए। तो चलिए आगे कहानी में स्टार्ट करते हैं। मुझे आंटी और उनकी बेटी पर काफी भरोसा था। मैंने अपने पति को तसल्ली दे दी थी कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ और जो नौकरी नियम मैंने घर पे रखा है वह भरोसे करने लायक है और बहुत ही सीधी है। मेरे पति को भी बात पर यकीन आ गया था। मेरे पति बेफिक्र हो गए थे। उनकी मेरी तरफ से अब कोई टेंशन नहीं थी। मैंने भी अभी तक ममता का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वह हमेशा अपने चेहरे पर घूंघट डालकर रहती थी। कभी कभी तो जमीन पर बिना बिस्तर किए लेट जाती थी, तभी उसका घूंघट नहीं उठता था। मुझे उसकी तरफ देखकर बड़ी हैरत होती थी कि एक दिन मैं ऐसे ही जमीन पर सो रही थी कि जब अचानक मेरे कदमों की आहट सुनकर घबराकर उठकर बैठी थी। मैंने उसे पूछा था कि क्या बात है संजू, तुम मुझे देखकर इतनी घबराई क्यों हो? तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? अगर तुम्हें कुछ परेशानी हो तो मुझे पता, मैं तुम्हारे डॉक्टर यहाँ से अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। वह कहने लगी कुछ नहीं भाभी, जब मैं घर पे काम करके थोड़ा सा थक जाती हूँ ना। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी कंडीशन समझ सकती हूँ, जिस कंडीशन से तुम गुजर रही हो ना मैं भी उसी कंडीशन से गुजर रही हूँ। मैंने उसकी बात सुनकर अपना सर हिला लिया। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए थे। अब मेरे पति के आने के दिन करीब आ गए थे। मेरे पति ने कहा था कि वह 2 दिन बाद वापस आ रहे हैं। एक दिन मैंने अपने कमरे में लेटी हुई थी, मेरी आंख लग गई थी, लेकिन अचानक 10 मिनट बाद मेरी आंख घबराकर खुल गई थी। जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि संजू के हाथ में मेरे साइड टेबल पर रखा हुआ मेरे पति और मेरा एक फोटो फ्रेम था जमीन पर गिरा हुआ। संजू ने जब देखा था कि मैं जग गई हूँ तो मुझसे माफी मांगने लगी और कहने लगी भाभी जी मुझसे गलती से गिर गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब इस कांच को साफ कर दो, ध्यान से काम किया करो, कहीं तुम्हें लग ना जाए। संजू बहुत घबराई हुई लग रही थी। संजू तुम बहुत भोली हो, ऐसी चालाक और सातिर औरत के बारे में नहीं जानती हो। ऐसी औरतें सबसे पहले अच्छी तरह से घर का जायजा लेती है, फिर मालिक मलकिनी का भरोसा जीत लेती है, के बाद अपना हाथ साफ करके रफा दफा हो जाती है। मैंने कहा विनय आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप पहले मेरे साथ चलो, हम दोनों बैठकर पहले खाना खाते हैं। कितने दिन हो गए हम दोनों एक साथ बैठकर खाना नहीं खाया है। मैंने अपने पति का हाथ पकड़कर उन्हें नीचे ले गई थी। मैंने देखा कि आंटी और संजू टेबल पर खाना लगा रही थी। मैंने संजू और आंटी से कहा आप दोनों ही आज टेबल पर बैठकर खाना खा लो हम दोनों के साथ। मुझे खुशी हुई अगर आप लोग हमारे साथ खाना खाएंगे। तो आंटी ने तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन संजू ने कहा था भाभी जी आप खाना खाओ, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं छुट्टी लेकर अपने घर जाना चाहती हूँ। मैं कहा इतनी जल्दी? अभी तो दोपहर के 3 बजे है और तुम्हारे रात का खाना भी बनाना है, और आज तो वैसे भी मेरे पति आए हुए हैं। आप दोनों को मेरे पति के लिए उनकी पसंद का खाना बनाना है। मंजू ने हाँ करते हुए गर्दन हिला दी थी, लेकिन संजू की आवाज से मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि
आवाज कोई रोई हुई लग रही थी। इधर अंडी का भी चेहरा उतरा हुआ था। इन दोनों माँ बेटी को क्या हो गया था, मेरे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। इसी तरह से रात हो गई थी। 8 बजते ही आंटी और संजू दोनों ही सारे काम से फ्री होकर अपने घर चली गई। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई। दोस्तों अगर कहानी पसंद आई तो कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िएगा। दोस्तों और ये वीडियो देखना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन एंड स्क्रीन में है, जाकर चेकआउट कीजिए पूरी वीडियो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू दोस्तों।